गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका शिक्षा पीजी महिला महाविद्यालय भादरा के यूट्यूब चैनल पर। देखिए, हम बात कर रहे हैं एमए फाइनल ज्योग्राफी और इसके अंतर्गत हम बात कर रहे हैं वायुमंडलीय परिसंचरण या हम कह सकते हैं पवनों के बारे में। वायुमंडलीय परिसंचरण के बारे में हम पढ़ रहे थे। इसके अंतर्गत हमने देखा था कि पवनों को प्रभावित करने वाले कारक, वायुदाब, प्रवणता, बल। दूसरा हमने देखा पृथ्वी की गति या परिभ्रमण गति। तीसरा हमने देखा घर्षण बल, फ्रिक्शनल फोर्स। ये तीनों किस प्रकार से इफेक्ट करते हैं, ये अगर आपको तीनों कंसेप्ट अच्छी तरीके से समझ में आ जाती हैं तो आपको बिल्कुल आसानी होगी आगे जितने भी पवनों की हम बात करेंगे तब। ठीक है, अब हम जो पवनें हमने देखी थी प्राथमिक परिसंचरण, द्वितीयक परिसंचरण और तृतीयक परिसंचरण, व्यापारिक, पछुआ, ध्रुवीय जो प्राथमिक पवनें थी। सामयिकी पवनों की हमने बात की, जल स्थल समीप, पर्वत घाटी समीप, उनकी भी बात की। साथ साथ में जो तृतीय परिसंचरण में स्थानीय पवनें थी, गर्म व ठंडी, उनको भी बात हमने की। इसके अलावा कुछ स्पेशल पवनें हैं, स्पेशल टॉपिक हैं, तो वो पवनें हम देख लेते हैं। जैसे हम बात करते हैं जियोट्रॉपिक विंड्स की, जैसे हम बात करते हैं ग्रेडियंट विंड्स की, पहले उनकी बात कर लेते हैं, फिर हम चलेंगे व्यापारिक, पछुआ, ध्रुवीय जो प्राथमिक परिसंचरण है, प्रचलित पवनें हैं, उन पर चलिए। भूविक्षेपी पवन, जियोट्रॉपिक विंड्स। अब देखिए, हमने देखा था कि पवनें चलती हैं, गति देख रहे हैं, तो गति में क्या होता है, समदाब रेखाएं दूर दूर होती हैं तो पवनों की गति क्या हो जाती है, मंद हो जाती है। समदाब रेखाएं पास पास में होती हैं, पवनों की गति क्या हो जाती है, तेज हो जाती है। ठीक है, अब देखिए, जब समदाब रेखाएं बिल्कुल सीधी, जब समदाब रेखाएं सीधी बिल्कुल स्ट्रेट और घर्षण बल का प्रभाव, और घर्षण बल का प्रभाव न हो। देखिए, समदाब रेखाएं बिल्कुल सीधी है, ठीक है, और घर्षण जो बल है उसका प्रभाव न है। जैसे ये पर्वतीय क्षेत्र है, जैसे ही यहाँ से पवन चलेगी तो क्या होगा, घर्षण होगा। तो ये क्या कह रहा है कि एरिया ऐसा होना चाहिए, बिल्कुल प्लेन एरिया की बात कर रहा है। ठीक है, घर्षण बल यहाँ पर नहीं है, बिल्कुल स्ट्रेट, यहाँ पर घर्षण बल है, आपको स्पष्ट हो। तो घर्षण बल नहीं होगा और ये पवन चल रही है। ठीक है, तो क्या होता है
फिर से। दाब प्रवणता जो बल होता है वो कोरियोलिस बल से संतुलित हो जाता है। क्या हो जाता है? संतुलित हो जाता है। दाब प्रवणता जो बल है वो किससे? कोरियोलिस बल से संतुलित हो जाता है। और जो पवने हैं, पवने समदाब रेखा के समानांतर चलने लगती है। पवने जो होती हैं वो समदाब रेखा के समांतर चलने लगती है और यही पवनी क्या कहलाती है? भूविक्षेपी पवन कहलाती है। अब देखिए ये पवन सागर तल से 500 से 1000 मीटर की ऊंचाई पर चलती है। ये जो पवनी है ये सतह से बात करें, सागर तल से बात करें, सतह से बात की जाती है या सागर तल से बात की जाती है तो 500 से 1000 मीटर की ऊंचाई पर ये पवनी चलती है। लेकिन क्या कंडीशन है इसमें? जो दाब प्रवणता बल होता है यहां पर हाई प्रेशर, यहां पर लो प्रेशर, ठीक। अब कोरियोलिस बल लगेगा और जो दाब प्रवणता बल है वो लगेगी। अब दाब प्रवणता बल कोरियोलिस बल से संतुलित हो जाता है। चलनी तो ऐसी चाहिए थी, यहां पर दाब ज्यादा है, लो प्रेशर नीचे है, तो ऊपर से नीचे के क्रम में ये चलनी चाहिए थी। लेकिन क्या होता है जब समदाब रेखाएं बिल्कुल सीधी और घर्षण बल न हो तो दाब प्रवणता बल कोरियोलिस बल से क्या हो जाता है? संतुलित हो जाता है। ये दाब प्रवणता बल यहां पर नहीं लगेगा, ठीक है, और ये कोरियोलिस बल का भी इफेक्ट यहां पर नहीं लगेगा। मतलब दोनों क्या हो जाते हैं? संतुलित हो जाती हैं। दोनों क्या हो जाते हैं? आपस में संतुलित हो जाते हैं। जब ये घर्षण बल इसको इफेक्ट नहीं कर रहा है तो ये दोनों क्या हो जाते हैं? संतुलित हो जाते हैं। घर्षण बल कहाँ होगा? सतह पर होगा, धरातल पर होगा घर्षण बल। अब ये घर्षण बल धरातल की बात नहीं चल रही है, 500 से 1000 मीटर की ऊंचाई पे बात चल रही है, तो घर्षण बल की तो कोई संभावना नहीं है, ठीक है। तो संतुलित हो जाता है। किससे हो जाता है? दाब प्रवणता बल कोरियोलिस बल से क्या हो जाता है? संतुलित। तो पवनी ये जो समदाब रेखाएं हैं, अब देखिए ये पवन किस प्रकार से बिल्कुल किसके समांतर, इस प्रकार से समदाब रेखाओं के समांतर चलने लगती है। पवने समदाब रेखाओं के समांतर चलने लगती है। इस प्रकार से ये पवने चलती है समदाब रेखाओं के समांतर, ठीक है। नहीं तो हमने क्या देखा? हमने देखा था इस प्रकार से चलनी चाहिए थी, लेकिन ये फेरेल के नियम के अनुसार इस प्रकार से चलती है। तो ये पवने यहां पर न्यून कोण पे चल रही है। ये न्यून कोण क्या है इसकी बात हम थोड़ी सी आगे करेंगे। तो यहां पर इस प्रकार से नहीं चलकर बिल्कुल इसके क्या चल रही है? समांतर चल रही है। इन्हीं पवनों को हम क्या बोलते हैं? जियोट्रॉपिक बोलते हैं। क्या है? एक बार फिर से देख लीजिए। जब समदाब रेखाएं सीधी, बिल्कुल सीधी, घर्षण बल का प्रभाव नहीं है, ठीक है, दाब प्रवणता बल कोरियोलिस बल से क्या हो जाता है? संतुलित हो जाता है। तो पवने समदाब रेखा के समांतर चलते हैं। अब देखिए इसको हम एक डायग्राम के माध्यम से भी समझ सकते हैं।
दाब प्रवणता बल कोरियोलिस बल। दो की मुख्यतः बात कर रहे थे, दाब प्रवणता बल और कोरियोलिस बल। दोनों का क्या हो जाता है, संतुलन हो जाता है। अगर दाब प्रवणता बल कोरियोलिस बल दोनों का संतुलन हो जाता है, पवने समदाब रेखा के समानांतर चलने लगती है। ये चीज भी हम देख सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से शॉर्ट फॉर्म में भी हम समझ सकते हैं। यहां पर घर्षण जो बल है, यहां लिख सकते हो आप, घर्षण बल नहीं है, घर्षण बल का प्रभाव नहीं है। इस तरह से ये क्या है, 500 मीटर या हम बात कर सकते हैं 1000 मीटर की ऊंचाई पर। अब देखिए, ये तो मुख्यतः कंसेप्ट हो गया, लेकिन कई बार क्या होता है, कई बार जब कंपटीशन में पूछा जाता है तो मुख्यतः देखा गया है कि जब दाब प्रवणता बल कोरियोलिस बल से संतुलित होता है तो पवनें कैसी चलती हैं, पवनें कैसी चलती हैं, समकोण पर, समानांतर, न्यून कोण पर, वक्राकार। अब ये चीज देखी जाती है, क्या है कि जब दाब प्रवणता बल कोरियोलिस बल, यहां पर कोरियोलिस की जगह आपको एक अन्य नाम जो हमने पहले डिस्कस किया था, विक्षेपण भी मिल सकता है। विक्षेपण बल या कोरियोलिस बल बात एक ही है, विक्षेपण बल भी मिल सकता है। तो जब दाब प्रवणता बल कोरियोलिस बल से संतुलित हो जाता है तो पवनें कैसी चलेगी, समांतर चलेगी। ये यहां पर आपका जो बी ऑप्शन है वो आपका सही होगा। क्या चलेगी, बिल्कुल समांतर चलेगी। कैसी चलेगी, समांतर। ठीक है, आगे दूसरी एक पवन की बात करते हैं। दाब प्रवणता जो पवन है ग्रेडिएंट विंड्स की, उसकी बात करते हैं। दाब प्रवणता पवन, दाब प्रवणता बल में हमने देखा था कि समदाब रेखाएं पास-पास में होती हैं, समदाब रेखाएं दूर-दूर में होती हैं, तो क्या प्रभाव स्पष्ट होता है। अब हम देख रहे हैं दाब प्रवणता पवन। ठीक है, जब समदाब रेखाएं सीधी हो, जब समदाब रेखाएं सीधी हो और घर्षण बल
दापणता बल तथा कोरियोलिस बल, तीनों में संतुलन हो जाए, तीनों में क्या हो जाए, संतुलन हो जाए, तो पौने समदाब रेखा के कैसे चले, समदाब रेखा के वर्ताकार मार्ग में चलने लगती, कैसे चलने लगती हैं, वर्ताकार मार्ग। अब देखिए थोड़ी देर पहले हमने बात की थी कि जो भूविक्षेपी पवन है वहां पर घर्षण बल नहीं था, लेकिन यहाँ पर घर्षण बल है, दापणता बल है और कोरियोलिस बल है। तीनों में क्या हो रहा है, संतुलन हो रहा है, और पवनें कैसे चलेगी, वर्ताकार मार्ग में चलेगी, न कि समांतर मार्ग में चलेगी। ठीक है, अब देखिए कैसे चलती है। यहाँ हाई प्रेशर है, यहाँ लो प्रेशर, घर्षण बल है वो भी क्या है, संतुलित है, दापणता बल है वो भी संतुलित है, और कोरियोलिस बल वो भी संतुलित है। अब ये पवन है इस प्रकार से आनी चाहिए थी, लेकिन कोरियोलिस बल के कारण इस प्रकार से आती है। जब घर्षण बल और दापणता बल कोरियोलिस बल से संतुलित हो जाती है तो पवन फिर कैसे चलने लगती है, इस प्रकार से। ये पवनें चलना इस प्रकार से वर्ताकार जो मार्ग है उस मार्ग में पवनें चलनी शुरू हो जाती हैं। ठीक है, उसको हम जिस प्रकार से देख रहे थे एक डायग्राम के माध्यम से भूविक्षेपी पवनों को, इसको भी हम उसी डायग्राम के माध्यम से भी लिख सकते हैं। इसमें 3 बलों की बात की गई है, घर्षण बल, दापणता बल और कोरियोलिस बल। तीनों में क्या होता है, संतुलन हो जाता है, तीनों का क्या हो जाता है, संतुलन हो जाता है, और संतुलन हो जाएगा तो पवनें कैसी चलेगी, पवनें समदाब रेखा के वर्ताकार मार्ग में चलने लगती। इस मार्ग में वर्ताकार मार्ग में चलने लगती है पवन। ठीक है, ये 2 पवनें थी जिनके बारे में हमने देखा, और ये बहुत बार पूछा जाता है भूविक्षेपी पवन क्या है, या हम कह सकते हैं दापणता पवन क्या है, इसके बारे में। ठीक है, अब इसके बाद में कोरियोलिस बल समदाब रेखाओं के किस प्रकार का कोण बनाता है, पवनों में न्यून कोण बनाता है या समकोण पर कार्यरत होता है, तो ये जो कंसेप्ट है ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छे समझ में आया होगा।